हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम बायोलॉजी का करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है बच्चों को बहुत हार्ड जैसा लगता है, बच्चों को मज़ा नहीं आता है इस टॉपिक में पढ़ने में। तो चलिए इस टॉपिक को कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं और करते हैं डिटेल में आपका इकोसिस्टम चैप्टर। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में आपकी दोनों चीजें आती हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। बायोटिक का मतलब है आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, लिविंग चीजें हैं, सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे आपके बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में आपके पास आती हैं आपकी नॉन लिविंग चीजें जो आप अपने आसपास देखते हो, वो सारी। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम तैयार होता है। जब मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई एक चीज की बात कर रही हूं मैं। ऑर्गेनिज्म मतलब ये कोई एक लिविंग थिंग है, चाहे वो एक प्लांट भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक लिविंग की बात हो रही है, ठीक है, कोई एक चीज है। जब मैं बोल रही हूँ, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ एक गाय क्या है आपके पास? एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल है ना, सिंगल लिविंग है, तो आपके पास जो है वो ऑर्गेनिज्म है। जब मैं बोल रही हूँ ग्रुप ऑफ काउज, ठीक है, तो एक जगह एक तरह की गाय की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारी गाय होगी अब हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मैं शिमला में रहती हूँ तो मैं बोलूंगी कि हम मेरे शिमला में जितनी भी गायें हैं, तो वो आपके पास सब गायों की क्या हो गई? एक पॉपुलेशन हो गई। कम्युनिटी मतलब जब आपकी किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मैं शिमला का उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो एक शिमला के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, अब गाय भी होंगी वहां पे, बकरियां भी होंगी वहां पे, ठीक है, आपकी भैंसें भी होंगी वहां पे, ह्यूमंस भी होंगे वहां पे, अदर ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जो आपके पास पॉपुलेशन होगी एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिटी। और इकोसिस्टम तो आपको पता ही है कि जब इंटरेक्शन होगी आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, दैट इज योर इकोसिस्टम। तो ये एक है कि दो नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। व्हाट इज पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन आप बोलोगे ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। अगर गाय की बात कर रहे हैं तो गाय को ही आप लोगे, बहुत सारी गायों को हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर एरिया की, दैट इज योर पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट उनकी पॉपुलेशन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में सारे इकट्ठे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। इकोसिस्टम मतलब जब इंटरेक्शन होती है आपकी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की, दैट इज कॉल्ड योर इकोसिस्टम। क्लियर? आपके बुक पे 4 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं इकोसिस्टम के। कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को तो फिलहाल आप छोड़ो, क्योंकि इसमें सारी साइकिल्स आएंगी आपकी। आज हम पढ़ेंगे आपके 3 एस्पेक्ट्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो के बारे में। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं एनर्जी फ्लो से। एक बार अगर एनर्जी फ्लो समझ आ गया तो आपकी डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी समझना हो जाएगा एकदम ईजी। चलिए एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है हमारे पास, दैट इज योर सन। हमारे जो सूर्य देव हैं वही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उन्हीं से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। अब क्या है, अब सन से जो रेडिएशन आती है उनको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। तो सन से जो रेडिएशन आ रही है ना, ऐसा समझ लो कि उसमें से 50% रेडिएशन ऐसी हैं जिनको यूज किया जा सकता है। उन जो यूज करने लायक रेडिएशंस हैं उस वाले रीजन को आप कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वाला रीजन। सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन दैट इज लेस देन 50% इज यूज्ड, उनको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप बोल रहे हो PAR रीजन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। अब देखो इस 50% में से भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो सिर्फ इसका 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर 10% जो है हिस्सा यूज करते हैं। या फिर आपके जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो करने को तो वो 50% सोलर रेडिएशन आ रही है, लेकिन उनका गुजारा जो है वो 2 से लेकर 10% एनर्जी में ही पूरा हो जा रहा है। तो सोचो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR, यानी कि जो 50% वाला फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन था उसकी सिर्फ 2 से 10% एनर्जी को कैप्चर करते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। और इसी जो थोड़ी बहुत एनर्जी वो लेते हैं, इसी के ऊपर जो है हम सब लोगों का जीवन जो है इसी के ऊपर चलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
मतलब आप कह सकते हो हेयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनि मतलब एक, आपके पास एक ही फ्लो ऑफ एनर्जी है, सन ही है, सन से ही सबको एनर्जी मिलेगी आगे। सन से पहले प्लांट्स लेंगे, प्लांट से आगे कोई और लेगा, फिर उससे कोई और लेगा, तो यूनिडायरेक्शनल है। अल्टीमेटली सोर्स तो एक ही है हमारे पास, दैट इज सन। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये तो भाई बचपन से पढ़ते हो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारे पास दो टाइप का इकोसिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है लैंड से। ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे लोग रहते हैं, लैंड पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो रहते हैं सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। और जो समुद्र के अंदर, सी के अंदर चला गया इकोसिस्टम, अंदर जो जितने भी जीव जंतु रहते हैं आपके समुद्र के अंदर, वो आएंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, यानी कि पानी की बात हो रही है यहाँ पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन है, खाना कौन बना रहे हैं अपने? मोस्टली सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? प्लांट्स, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके प्लांट्स आएंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? आपके फाइटोप्लैंक्टन यानी कि छोटे छोटे प्लांट, आपकी एल्गे होंगे, और कुछ अदर प्लांट्स भी हो सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो होंगे आपके प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या बनाया है मैंने? ये बनाई है कुछ फूड चेन। अब फूड चेन में क्या होता है? जैसे फूड चेन में पहले ग्रास है, ग्रास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया फिर आदमी ने। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फूड चेन चलती है। हमें पता है फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन तो आप बचपन से पढ़ते हो, वो क्या ही पढ़ाना आपको फूड चेन के बारे में। अब देखिए ग्रास, ये प्रोड्यूसर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रास है, ठीक है, ग्रीन है, ग्रीन प्लांट्स है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये हुए प्रोड्यूसर्स। उनको खाने वाले हुए हर्बीवोरस, ऐसे जानवर जो सिर्फ आपके घास फूल पत्तियां ही खाते हैं, दैट इज योर हर्बीवोरस, या इनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आएंगे, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो आपके पास गोट को खाते हैं, यानी कि जो मांस मच्छी को खाते हैं, दैट इज योर कार्निवोर्स। और फिर इसके बाद अगला लेवल अगर हमने करना तो वो होगा ओमनिवोर्स का। ओमनिवोर्स मतलब ऐसे जानवर जो आपके सब कुछ खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, जो गोट को भी खा सकते हैं और आपकी ग्रास को भी खा सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे ओमनिवोरस, जो दोनों को खा सकते हैं। क्लियर? एक फूड चेन जो दे रखी है आपके बुक के ऊपर, वो है डिट्रिटस फूड चेन, DFC। ये वाली जो फूड चेन होती है ना, वो पता किस टाइप की फूड चेन होती है? डिट्रिटस का मतलब समझो पहले, क्या मतलब होता है? DETRITUS, क्या चीज है ये? यहाँ पे लिखा है मैंने नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि देखो आपके पेड़ पौधे खड़े हैं, है ना, ऐसा थोड़े वो हमेशा खड़े रहेंगे, उनके जो पत्तियां वगैरह हैं वो झड़ती रहती हैं। ठीक है, बाद में वो झड़ के जो है वो जमीन के अंदर सड़ गल जाती हैं। आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स की भी तो नेचुरल डेथ होती है। अब एनिमल है कोई भी, उसकी नेचुरल डेथ हो गई, वो भी जमीन पे पड़ गया, वो भी सड़ गल जाएगा कुछ दिनों के बाद, है ना। तो इस तरह से उनकी डिकम्पोजिशन होती है। तो जो भी अब पत्ते हैं, पहले प्लांट खड़ा है वो लिविंग है, उसका पत्ता जो है वो भी झड़ गया और नीचे गिर गया जमीन पर, तो वो नॉन लिविंग हो गया। इसी तरह से जानवर जब जिंदा है तब तो वो लिविंग है, लेकिन उसकी डेथ हो गई तो वो नॉन लिविंग हो गया। तो इस तरह से ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम बोलते हैं डिट्रिटस। इसको जो है वो आगे डिकम्पोज, सड़ाने गलाने का काम कौन करेगा? आपके पास बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे। ठीक है, तो और वहां से वो क्या लेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई इसको सड़ाएंगे गलाएंगे, उसको जो है मिनरल की फॉर्म में चेंज करेंगे और अपने लिए जो है वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वहां से ले लेंगे और मिनरल में बाद में उसको चेंज कर देंगे। वो मिनरल जो है अल्टीमेटली आपकी सॉइल में मिल जाएगा और उसी सॉइल को फिर से प्लांट्स जो है वो कंज्यूम कर लेंगे और प्लांट्स को अल्टीमेटली फिर से क्या हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट मिल जा रहे हैं। तो डिट्रिटस फूड चेन समझ आ गई। इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स यहाँ पे बहुत खास भूमिका निभाते हैं। डिकम्पोजर्स हमारे पास होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी, वहां से वो जो है अपने लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट लेते हैं। और कैसे लेते हैं? डिग्रेडेशन करके आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर की। क्लियर? तो डिट्रिटस फूड चेन में जो आपके पास डिकम्पोजर्स आए, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया और फंजाई आए, उनको आप सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेप्रो का मतलब होता है जो डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछे पेपर में व्हाट आर सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो आप लिखोगे दीज आर दोस ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? फिर आगे आता है फूड वेब। ये भी हम बचपन से पढ़ते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो वो आपके पास फूड वेब बनाती हैं। ये हमने पढ़ा है ना।
क्लियर। आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म, अब मैंने जैसे बोला शुरू में आपकी ग्रास थी, ये है आपका पहला ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आपके पास गोट थी, ये है आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आपके पास मैन था, ये है आपके पास थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिज्म में आपके पास पहले ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल प्लेस है फूड चेन में। जैसे ग्रास का पहले वाला प्लेस है, आपकी गोट का दूसरा वाला प्लेस है, मैन का जो है वो तीसरे वाला प्लेस है। तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर अपना प्लेस होता है किसी फूड चेन में। क्लियर। एक नंबर में आ जाता है व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। तो ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। हमेशा याद रखना, जिस तरह से आपके ट्रॉपिक लेवल आगे को बढ़ते रहते हैं, एनर्जी उस तरह से डिक्रीज होती रहती है। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दूसरे में एनर्जी थोड़ी कम होगी और तीसरे में एनर्जी बिल्कुल कम होगी। क्लियर। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कम होती रहती है। जब ऑर्गेनिज्म, मैंने ये बता दिया, जब ऑर्गेनिज्म आपके पास मर जाएगा तो वो आपके पास जो है वो एक डेड बायोमास होगा, वो आपके पास एक डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बन जाएगा, जो डिकम्पोजर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। डिकम्पोजर्स कौन थे आपके पास? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके। आगे आपके पास दो चीजें जो हमेशा पूछी जाती है, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। जैसे मान लो आपके पास अभी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था। क्लियर। यहाँ पे क्या है आपका एक प्लांट है। क्लियर। अब ये ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक प्लांट है, इस प्लांट का अपना एक बायोमास है, अपना एक भार है। ठीक है ना, खड़ा है वो तो उसका एक भार है। तो ये जो प्लांट है इसका एक पर्टिकुलर भार है इस एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे। तो टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल, कितना बायोमास होगा आपका एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडिंग क्रॉप। समझ आ गया कि एक ट्रॉपिक लेवल में जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो, तो उसका कितना भार है, दैट इज कॉल्ड योर टोटल स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट हो गई कि जैसे आपके पास यहाँ पे जो प्लांट खड़ा है, उस प्लांट के नीचे जो भी मिनरल है सॉइल के अंदर, कितने मिनरल या न्यूट्रिएंट है उस सॉइल के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडिंग स्टेट। हमेशा याद रखना, स्टैंडिंग क्रॉप, जो क्रॉप खड़ी है उसका आपसे बायोमास पूछ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे आपका पेड़ है, जैसे यहाँ पे है पेड़ पौधे, तो ये आपके एज अ क्रॉप है, तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसका बायोमास पूछ रहे हैं, तो मतलब स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर वो स्टैंडिंग स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं तो मतलब वो मिनरल की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कितने मिनरल पाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर। ये आता है आपके पास 2-2 नंबर में। ये आपकी बुक के ऊपर कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है ट्रॉपिक लेवल्स की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। हमेशा याद रखना, एक फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल आप बना सकते हो, उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स नहीं बना देने हैं, फिर वो फूड चेन नहीं कहलाएगी, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ लेवल्स। ठीक है। तो आपके पास हमेशा याद रखना, जब फूड चेन आप एग्जाम्पल से बताते हो तो हमेशा 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल शो करने हैं। देखिए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे आपके प्लांट्स है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। फिर सेकंड नंबर पे जो उसको खाएंगे, दैट इज योर प्राइमरी कंज्यूमर। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खाएगा वो टर्शरी। क्लियर। उसके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जैसे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स को खा रहे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आपके पास जैसे काऊ है या आपकी गोट है, वो आपके पास आ जाएंगे हर्बीवोरस, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। फिर थर्ड ट्रॉपिक की लेवल में उनको बोलते हैं कार्निवोरस, क्योंकि वो एनिमल्स को खाते हैं। तो आपके जैसे अब क्या होता है, देखो, अब जैसे आपके पास गाय वगैरह मर जाए, ठीक है, अब गाय वगैरह मर गई, उसको जो वो सड़ गल जाएगी, उसको बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, वो बर्ड्स जो होते हैं वो जैसे फिशेज, वुल्फ वगैरह, ये आपको जो है, ये वुल्फ वगैरह जो है उसको खा लेंगे। उसके बाद अगर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसमें टॉप कार्निवोर्स आएंगे, जैसे मैन और लॉयन। हम लोग तो सब कुछ ही खा लेते हैं, है ना, हम तो है ही ओमनिवोर्स बोलते हैं हम लोगों को। तो हमें तो भाई कुछ ना मिले, अगर हम लोगों को मिल जाए घास फूस पेड़ पौधे, हम वो भी खा लेते हैं, और अगर हम लोगों को मिल जाए एनिमल्स, हम उसे भी खा लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपकी बुक पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप ये जो है एग्जाम्पल अपनी कॉपीज के ऊपर लिख सकते हो, और एग्जाम में जो है बहुत बार ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज योर 10% लॉ। ये लॉ जो था वो लिंडरमैन ने दिया था 1942 में। ये लॉ ये बोलता है कि जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हो, जब आप लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ते हो, तो सिर्फ 10% एनर्जी अगले वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, 90% एनर्जी पिछले ट्रॉपिक लेवल पे ही रह जाती है। यानी कि जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव कर रहे हो तो सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है। दैट इज कॉल्ड 10% लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता ही आता है। चलिए अगले एस्पेक्ट, अब हमने एनर्जी फ्लो पढ़ लिया, उसमें हमने सब देख लिया, फूड चेन, फूड वेब, डिट्रिटस फूड चेन, किस तरह से ट्रॉपिक लेवल चलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, सब आ गया उसमें। अब हमारा सेकंड एस्पेक्ट आता है इकोसिस्टम का, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हमेशा दो चीजें याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है और एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखो एक बार सुन लिया करो आराम से, ध्यान से, वही दिमाग में बिठा लिया करो, हो जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जैसे अगर ये था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, अभी वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ या कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि वो प्लांट अभी काफी बड़े हो गए, ठीक है, उनका बायोमास बढ़ गया है। कोई छोटी चीज है उसका बायोमास थोड़ा होगा, कोई चीज जब बड़ी हो जाएगी उसका बायोमास ज्यादा होगा। तो कितना बायोमास बढ़ा उस चीज का, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल में जो भी चीज थी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पे प्लांट्स थे, तो उनका जो है वो कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद कितना बायोमास बढ़ा जब वो बड़े हो गए, उसको आप कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन होना। क्या लिखा है मैंने, इंक्रीज इन द बायोमास एट ट्रॉपिक 1 लेवल इन यूनिट एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कितना बायोमास बढ़ा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर पूछें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है इंक्रीज इन द बायोमास, यहाँ पे भी बायोमास बढ़ना, लेकिन ये बताओ भाई वो बायोमास कितने दिनों में बढ़ा है, 1 साल में बढ़ा है, 2 साल में बढ़ा है, तो कितने दिनों में बढ़ा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन बायोमास एट ट्रॉपिक 1 लेवल इन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन आपको वहां पे टाइम भी बताना है कि 1 साल में बढ़ा क्या, इतना कितने टाइम में बढ़ा, दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपके पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी आते हैं पेपर में। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। एक चीज, जैसे आपके पास आपके प्लांट्स होते हैं ना, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सन से ना जितनी लाइट एंड हीट एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। अब आपके प्लांट्स हैं, बाहर आपका सन है, सन ने जो है वो एनर्जी दे दी, प्लांट्स ने ले ली, सन ने अपनी एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में देता है, प्लांट्स ने वो एनर्जी ले ली। अब प्लांट्स ने जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। क्लियर, यहां तक सबको समझ आ गया। आपके प्लांट्स ने बाहर से सन से एनर्जी ली, उसको किस में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। अब क्या होता है, अब प्लांट जो है क्या करता है, प्लांट हमेशा एनर्जी को लेकर ग्लूकोज बनाएगा। मेन काम क्या है उसका प्लांट का कि उसने ग्लूकोज बनाना है, बना दिया ग्लूकोज उसने अपनी बॉडी में, ठीक है भाई बना दिया। अब उस ग्लूकोज को जो है वो प्लांट जो है प्लांट्स में अपने आप में, मतलब प्लांट्स में उसको 2 जगह पे लगाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जो बनाया प्लांट्स ने उसको 2 जगह पे लगाएगा, एक वो लगाएगा अपनी ग्रोथ करने में, अपने फूल पत्ते तैयार करने में, अपनी टहनियां लंबी लंबी करने में, अपना जो है बायोमास बढ़ाने में, ठीक है, एक तो ग्रोथ में लगाएगा। दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एटीपी फॉर्मेशन में लगाएगा। क्लियर, एक जगह पे रेस्पिरेशन कराने में लगा रहा है, एक जगह ग्रोथ करवाने में लगा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आपकी प्लांट ने जो है वो 1000 किलोग्राम जो है वो ग्लूकोज बना दिया, कितना बना दिया, 1000 किलोग्राम ग्लूकोज बना दिया सन की एनर्जी से। क्लियर, तो ये आपके पास हुई आपकी जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना ग्लूकोज बनना शुरू में, ठीक है, जो लाइट और हीट एनर्जी से प्लांट ने शुरू में कितना ग्लूकोज बनाया वो है प्लांट की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अब क्या किया, उस ग्लूकोज का जो 1000 किलोग्राम ग्लूकोज बनाया था उसको 2 जगह पे लगा दिया, 500 किलोग्राम अपनी ग्रोथ में लगा दिया और फिर 500 किलोग्राम जो है वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में लगा दिया। क्लियर, तो आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी आपके पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितनी है माइनस जो रेस्पिरेशन में लगाई है एनर्जी उतनी। क्लियर, तो ये होती है आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको जीपीपी और एनपीपी पता चल गया होगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस जितना उसने रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को लगाया, रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्लियर, ये भी पेपर में आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये भी वैसे होगा जैसे मान लो अब सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आप चले गए हो, ठीक है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, आपकी गोट है। अब गोट का बच्चा बचपन में वो छोटा सा था, क्लियर। अब वो 1 साल के बाद उस गोट का बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, तो कितना उसका बायोमास बढ़ा उस ट्रॉपिक लेवल पे, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर टाइम में, उस 1 साल के अंदर। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। अब प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं ओशियन की। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा लैंड है वहां पे 70% कम से कम पानी है ना। हम तो सिर्फ 30% हिस्से में रहते हैं पूरी दुनिया, तो बाकी क्या है अर्थ के ऊपर 70% जो है वो पानी ही पानी है। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो शायद ओशियन के केस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती होगी, क्योंकि पानी ज्यादा है ना, तो प्रोडक्टिविटी उसमें ज्यादा होती है, और लैंड पे प्रोडक्टिविटी कम होती होगी। देख लेते हैं। तो अगर टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करें अर्थ के ऊपर, तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन पर ईयर। क्लियर। तो इसमें से जो लैंड की है दैट इज 115 बिलियन टन और सी की है 55 बिलियन टन। भाई यहां से तो साफ पता चल रहा है कि सी के ऊपर प्रोडक्टिविटी कम है, जबकि लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों, जबकि आपका ओशियन में पानी कितना ज्यादा है ना, हर जगह पे पानी ही पानी है, फिर तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों, आपको ये 2 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखने हैं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी ओशियन में कम होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो आपके ओशियन में सिर्फ 15 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, उससे नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। इसलिए एक रीजन तो ये है। दूसरा, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट भी जो है वो आपके ओशियन को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उतने उसके पास प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। खासकर आपका फास्फोरस की तो बहुत ज्यादा कमी होती है आपके ओशियंस के अंदर, तो जिसकी वजह से भी जो है प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है ओशियंस के अंदर भी। क्लियर। इसीलिए ये क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी ओशियन के केस में ज्यादा होती है या आपके लैंड के केस में ज्यादा होती है, और अगर होती है लैंड के केस में ज्यादा तो क्यों होती है। क्लियर। चलिए अगला एस्पेक्ट देख लेते हैं इकोसिस्टम का, वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, सड़ना गलना किसी चीज का, वो डिकम्पोजिशन होता है। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनरल्स फॉर्म्स लाइक नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जिसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था पीछे, डेट्रेटस। क्या बताया था मैंने, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि आपके डेड लीव्स होना, या फिर आपके जो कुछ भी प्लांट पार्ट है वो होना, एनिमल रिमेन्स यानी कि डेड एनिमल्स का जमीन पे गिरना, उनके वेस्ट प्रोडक्ट, आपके एनिमल्स की पॉटी वगैरह, वो सब आ जाएगा। ये सारे आपके क्या हो गए, सारे ये हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अब डिकम्पोजर 2 है, ठीक है, जो सड़ाने गलाने का काम करेंगे इन चीजों को, वो 2 है हमारे पास। एक है अर्थवर्म और एक साइड आते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब देखते हैं ये किस तरह से प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीट करते हैं। देखो भाई साहब, जब भी आपके पास डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आए, हमेशा फलचम वर्ड याद रखो। फलचम मतलब, फलचम में आपके पास आएगा फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इतने डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्या क्या। सबसे पहले डेड लीव्स आए, हमारे पेड़ों से पत्ते गिर गए जमीन के ऊपर, बेचारे डेड हो गए, ठीक है। अभी उन डेड लीव्स के ऊपर क्या होगा कि अर्थवर्म क्या होगी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी, फ्रेगमेंट्स कर देगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। किसने की, अर्थवर्म में। अब क्या हो गया, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इनमें से कुछ मिनरल्स बाहर रिलीज होंगे। जब आपकी अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन कर रही होगी तो कुछ मिनरल बाहर निकलेंगे। वो मिनरल रिलीज होके क्या होगा, वो मिनरल जो होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे, वो पानी के अंदर घुल जाएंगे, आपकी जमीन में जो पानी होगा उसमें घुल मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लीचिंग होना। क्लियर। और जो फ्रेगमेंट अर्थवर्म ने किए हैं, उन फ्रेगमेंट को भी अब छोटे छोटे पीसेस में बैक्टीरिया और फंजाई बाहर से आकर और छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और फ्रेगमेंट्स को और छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे सारे मिलकर एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बना देंगे डार्क कलर का, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्लियर। डार्क एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, यानी कि ये कर देंगे यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन।
अब ये जो ह्यूमस बना है आपके पास, ये धीरे धीरे मिनरल रिलीज करना शुरू कर देगा और आपके जमीन में बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे और वो मिनरल्स अल्टीमेटली किसके पास जाएंगे? जमीन के अंदर मिनरल है, वहां पे बाद में प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको वो मिनरल जो है वो मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपकी साइकिल डिकम्पोजिशन की पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन की पहले अर्थवॉर्म ने, उन फ्रेगमेंट में से जो कुछ बट मिनरल्स निकले वो वाटर सॉल्युबल हो गए, जिसको आपने लीचिंग बोला। अब ये जो फ्रेगमेंट काफी बड़े साइज के थे उनको और छोटा कर दिया फंजाई और बैक्टीरिया ने। फिर बाद में वो फ्रेगमेंट मिलके उन्होंने जो है एक ह्यूमस लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। उस ह्यूमस से बाद में कुछ मिनरल रिलीज होना स्टार्ट हो गए आपकी जमीन के अंदर, फिर वो जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीट होती है। अगला है आपके पास स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से किसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है जमीन में, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो वो कौन सा वाला ऑर्गेनिक मैटर जल्दी सड़ गल जाएगा? तो देखो स्लो स्पीड किसकी होगी? जिस ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाई लेवल ऑफ काइटिन और लिग्निन कंपोनेंट होंगे, वो वाला जो ऑर्गेनिक डिब्राइज है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो धीरे धीरे सड़ेगा गलेगा, उसमें स्लो होगी आपके पास डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। लेकिन जिस आपके पास ऑर्गेनिक मैटर में हाई लेवल के जैसे शुगर कंपोनेंट ज्यादा है, नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ज्यादा है, मॉइस्चर लेवल ज्यादा है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है आपकी सराउंडिंग में, तो वहां पे आप देखोगे तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है काफी जल्दी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास, इस तरह से पूछ लेंगे कि अगर काइटिन का कंपोनेंट कम है तो क्या आपकी डिकम्पोजिशन जल्दी होगी या धीरे धीरे होगी? आपको ये बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लो प्रोसेस कब होती है और आपकी फास्ट स्पीड कब होती है आपकी डिकम्पोजिशन की। तो आज की वीडियो में हमने 3 एस्पेक्ट्स इकोसिस्टम के पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक पढ़ लिया है आपका एनर्जी फ्लो किस तरह से चलता है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा आपके पास क्या? डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।